हेलो एवरीवन, नहीं बात है। हेलो एवरीवन, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने रसिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, मतलब इस चैप्टर के लिए, उसे समझ लिया। हमने सोशलिज्म को समझा, हमने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को समझा, हमने वर्कर्स को समझा, किस तरह वर्कर एक यूनाइटेड ग्रुप है बट उसमें डिवीजन है, किस तरह पीजेंट एक यूनाइटेड ग्रुप है लेकिन उसमें भी डिवीजन है, दोनों समझ लिया। अब देखो रसिया में दो हमने देखा कि दो मेन फोर्स है। सबसे पहले तो एक हमारा रसिया पीजेंट्स का है, एक रसिया में दो, पहले रसिया में 85% पीजेंट्स थे लेकिन अब इंडस्ट्री आ गई, तो एक तो सेक्टर पीजेंट्स का है रसिया में, दूसरा सेक्टर रसिया में वर्कर्स का है। दो ही ऑक्यूपेशन रसिया को डोमिनेट कर रहे हैं, एक हमारे पीजेंट, दूसरा हमारा वर्कर। तो दोनों जो है वो ऑटोक्रेसी से परेशान थे, राजा से परेशान थे। अमीर, ये दोनों गरीब ही थे, गरीबों का यही दोनों ऑक्यूपेशन था, या अमीर जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मालिक थे इन लोगों का। ये लोग जो थे ऑटोक्रेसी से परेशान थे, राजाओं से परेशान थे, एंड दे ऑल वांट चेंज, दे ऑल वांट अ सोशलिस्ट मूवमेंट टू टेक प्लेस इन रसिया। ये लोग चाहते थे रसिया में चेंज है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी जो तानाशाही चल रही है वो बंद हो जाए, ठीक है, ये लोग चाहते थे। तो इन लोगों की भी इवेंचुअली पार्टीज बनी, धीरे धीरे इनके भी पार्टीज बनते गए। तो दो पार्टी रसिया में उन दिनों चल रही थी। पहला पार्टी था रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में बनी थी, रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और एक पार्टी था रसियन रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये 1900 में बनी थी। ये जो है ये वर्कर्स की पार्टी थी, और ये जो है ये हमारे फार्मर्स कहो, पीजेंट्स कहो, उनकी पार्टी थी। रसियन सोशल डेमोक्रेट किसकी पार्टी थी? वर्कर की पार्टी थी। और रसियन सोशल रेवोल्यूशनरी किसकी पार्टी थी? फार्मर्स की पार्टी थी। और ये जो सोशल डेमोक्रेटिक है, याद रखो, यही बोल्शेविक पार्टी बाद में जाके बनती है। लेनिन की पार्टी थी ये रसियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो आई एम श्योर कि इफ यू नो अबाउट रसिया, इफ यू हैव a little bit knowledge of Russia, then you must have heard about Lenin. So Lenin was the leader of Bolshevik party, and initially the Bolshevik party was known as Social Democratic Party. और ये 1898 में फाउंड किया गया था। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसके फाउंडर जो थे ये वर्कर्स पार्टी है, और दूसरा पार्टी रसिया में मेजर पार्टी था सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये 1900 में था। अब देखो दोनों के व्यूज को एक बार समझो। ये जो है हमारा सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये मानती थी, द सोशल रेवोल्यूशनरी फील्स दैट दे विल बी द मेन फोर्स ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये लोग मानती थी कि रसिया में जब भी सोशलिस्ट मूवमेंट होगा तो सोशल रेवोल्यूशनरी जो है, जितने भी है सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, दे विल बिकेम द मेन फोर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। इस सोशलिस्ट मूवमेंट को ये लोग लीड करेंगे। कौन लीड करेंगे? सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इनका मानना था कि दे विल बी द मेन फोर्स ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये लोग नेचुरल सोशलिस्ट थे। ये लोग अपने काम को ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अनुसार करते थे, जमीन बांट लेते थे ना, वही तो है सोशलिज्म आइडियोलॉजी। तो इसीलिए ये लोग मानते थे। लेकिन लेनिन जो थे हमारे, किस पार्टी के? रशियन डेमोक्रेट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लेनिन। इनका मानना था, ही वेयर डिसएग्री विथ the social revolutionary among the fact that they will be the natural socialist। लेनिन इसके खिलाफ थे, क्योंकि देखो लेनिन मानते थे कि इनमें इक्वेलिटी नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है। पीजेंट जो है एक यूनाइटेड क्लास नहीं है, ऐसा लेनिन का मानना था। क्योंकि कुछ पीजेंट रिच हैं, कुछ पीजेंट पुअर हैं, कुछ वर्कर हैं, कुछ वर्क गिवर हैं, कुछ डेबिटर हैं, कुछ क्रेडिटर हैं, कोई लोन दे रहा है, कोई लोन ले रहा है, तो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, ऐसा लेनिन का मानना था। और हुआ भी यही। आगे चल के जो हमारा सोशलिस्ट मूवमेंट आएगा वो लेनिन की ही पार्टी लाएगी। ये सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का कोई खास एग्जिस्टेंस है नहीं। बस आपको याद रखना है कि इनिशियली देयर वर टू पार्टी इन रसिया, नेमली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 एंड सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फाउंडेड इन 1900। ये जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, ये किसका पार्टी था? वर्कर्स का पार्टी था। और ये हमारा सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो था, ये फार्मर्स का पार्टी था। ये जो हमारा सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, इनका मानना था कि द पीजेंट्स विल ब्रिंग द सोशलिस्ट मूवमेंट इन रसिया, क्योंकि दे आर द नेचुरल सोशलिस्ट। लेकिन इसके ही अगेंस्ट जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, यानी वर्कर्स का पार्टी कहो, लेनिन का पार्टी कहो, या इनिशियल बोल्शेविक जो है हमारा, यह मानता था कि सोशलिस्ट मूवमेंट जब भी आएगा तो वो सोशल रेवोल्यूशनरी या कहो फार्मर सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट द यूनाइटेड ग्रुप।
ठीक है। अब इसी फैक्ट पर तो इसका कुछ खास एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक का तो बढ़िया एग्जिस्टेंस है, हमें पढ़ना भी पड़ता है। देखो बॉल्सिविक, फिर आप बोलोगे ठीक है सोशल डेमोक्रेटिक नाम था, ऐसा नाम था, तो इतना कॉम्प्लेक्स नाम बॉल्सिविक कहां से आया, देखते हैं हम लोग। चलिए, तो ये जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, ये जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था, ये बाद में जाके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है बॉल्सिविक और एक स्पेलिंग ले सॉरी, एक हो जाता है मेंसिविक। तो हमारा ये जो पार्टी है ये बाद में जाके डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग बॉल्शेविक, अमॉन्ग बॉल्शेविक एंड मेंसिविक। का रहने दो। देखो इसका फाउंडर जूलियस मार्टोव था ना, है ना। हाँ देखो बॉल्शेविक का जो लीडर था वो था लेनिन। आपको ये भी आ सकता है व्हाट इज, देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हल्का बहुत, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो आपको ये भी आ सकता है कि बॉल्शेविक और मेंसिविक में क्या डिफरेंस है। तो बॉल्शेविक का जो लीडर था हमारा लेनिन था, और मेंसिविक का जो हमारा लीडर था वो था जूलियस मार्टोव। मेंसिविक का लीडर कौन था, जूलियस मार्टोव, ठीक, जूलियस मार्टोव। अब ये डिवीजन हुआ क्यों, देखो कभी भी किसी भी चीज का अगर डिवीजन होता है तो वो डिफरेंस इन आइडियोलॉजी के कारण ही होता है। अगर आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है तो हमने देखा कि कांग्रेस से टूटकर एक पार्टी बन जाती है स्वराज पार्टी। ऐसा क्यों बना, क्योंकि देखो वो जो स्वराज पार्टी के मेंबर थे उनका जो आइडियोलॉजी था वो उस समय कुछ अलग था। हमने इंडियन हिस्ट्री में भी नरम दल और गरम दल विद इन द कांग्रेस, रेडिकल और मॉडरेट दोनों को पढ़ा। क्यों, क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजी अलग थे, एम दोनों का सेम था, दोनों का एम सेम था, दोनों का एम फ्रीडम था, लेकिन एक को फ्रीडम डोमिनियन स्टेटस से होते हुए चाहिए था, एक को फ्रीडम डायरेक्ट चाहिए था। यहां भी दोनों का एम सेम है, सोशल डेमोक्रेट, दोनों सोशल डेमोक्रेटिक एक ही पार्टी है ना भाई, दोनों उसका तो एम सेम है, लेकिन उसका एक जो है बॉल्शेविक, ये लेनिन मानते हैं कि वी शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आवर मेंबर। ये बोलते हैं कि हमें अपने मेंबर्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है। पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड वी शुड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मेंबर। लेकिन हमारा मेंसिविक जूलियस मार्टोव बोलते थे कि देखो ऐसा नहीं है, हमें सबको पार्टी जर्मनी में जैसा हुआ है वैसे क्या करना चाहिए, अपनी पार्टी को सबके लिए खोल देना चाहिए। एवरीबडी शुड बी वेलकम इन आवर पार्टी। इसी बेसिस पर बॉल्शेविक और मेंसिविक बट गया। मेंसिविक सबको चाहती थी और लेनिन क्या चाहते थे, क्वालिटी चाहते थे अपने पार्टी में। तो इसी के साथ ये बॉल्शेविक मेंसिविक सोशल डेमोक्रेटिक सोशल रिवोल्यूशनरी वाला डिस्कशन खत्म होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि रसिया में 90s में दो पार्टी थी, सोशल रिवोल्यूशनरी और सोशल डेमोक्रेटिक। दोनों, एक पीजेंट की पार्टी थी, एक वर्कर की पार्टी थी। सोशल रिवोल्यूशनरी किसकी थी, पीजेंट की थी। सोशल डेमोक्रेटिक किसकी थी, वर्कर्स की थी। बाद में उनमें डिवीजन था, दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं फिर से एक बार टाइमलाइन पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। 1890s वाला हिस्सा हमने कवर किया, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने किया। चलते चलते अब हम लोग आ जाते हैं 1905 पे। इस हिस्से को कवर करेंगे भाई और आगे बढ़ जाएंगे। 1905 को अब कवर करते हैं। 1905 में क्या हुआ था, 1905 रेवोल्यूशन कह लो, यहीं से रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड बना दिया रशियन रेवोल्यूशन के कारण। तो अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस 1905 रेवोल्यूशन। हाँ, तो अब 1905 का रेवोल्यूशन। तो 1905 का जो रेवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग ने पीछे क्या क्या देख लिया, एक बार लेट मी रिवाइज यू। तो हमने पार्टीज के बारे में देख लिया, वर्कर का पार्टी और पीजेंट का पार्टी। अब देखो ये जो 1905 का रेवोल्यूशन था उससे उसके कुछ तो का हो जाए। देखो कोई भी रेवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे, कोई भी रेवोल्यूशन 1900 हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं भी अगर कोई ऐसा मूवमेंट हुआ तो सबसे पहले आपको उसका एक बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा। जहां तक व्हाट आई ऑब्जर्व, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, आई हैव ऑब्जर्व फ्रॉम ऑल व्हाट आई हैव रेड, कि किसी भी रेवोल्यूशन के बारे में एट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इट। उसके बाद बैकग्राउंड होगा,
उसके बाद उसका कोई मेजर काउज होगा। बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड इज नॉट अ काउज, काउज आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो काउज है, एकदम एग्जैक्ट काउज है, ठीक। उसके बाद आपको फिर उसमें क्या हुआ, उसमें जो भी इवेंट्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा। इस 4 एस्पेक्ट पे आप किसी भी रेवोल्यूशन को देखो, आपको वो बहुत ही सिंप्लीफाई लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। साथ ही आपको अगर आंसर भी लिखना है कि डिफाइन व्हाट हैपेंड इन 1905 रेवोल्यूशन, 4 पॉइंट है ना आपके पास, आपको इस 4 पॉइंट को डिस्क्राइब करना है बस। इफ यू विल डिस्क्राइब दीज 4 पॉइंट, आई थिंक यू विल राइट ऑलमोस्ट 150 वर्ड वेरी इजिली, मुझे लगता है कम से कम। तो सॉरी, तो ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन जो था उसका पहला जो काउज था, बैकग्राउंड था, या काउज था, यहां बैकग्राउंड रसिया की इकोनॉमिकल कंडीशन है। बैकग्राउंड हमने देखा कि वर्कर पार्टी वगैरह बन गया है, वर्कर पार्टी बन चुका है, हमने बैकग्राउंड पहले देख लिया। अब काउज देखो, 2 काउज था, पहला काउज था ऑटोक्रेसी, दूसरा काउज था इकोनॉमिकल कंडीशन। देखो रसिया का जो राजा था उस समय, राजा से होता है जार निकोलस, और उसमें सुनना होता था, एक पार्लियामेंट्री बॉडी रसिया में होता है, जैसे इंडिया में होता है ना हमारा, वैसे ही रसिया में भी होता है, उसका नाम होता है ड्यूमा। रशियन पार्लियामेंट्री बॉडी का नाम है ड्यूमा, डूमा नहीं ड्यूमा। तो जार निकोलस को कोई भी काम करना है तो उसे ड्यूमा से पहले सुनना पड़ता है, ड्यूमा का परमिशन लेना पड़ता है, अपने मन से नहीं कर सकता। लेकिन जार निकोलस बहुत ऑटोक्रेटिक हो गया था, वो ड्यूमा का सुनने से रहा, वो अपनी मन की करता था, ठीक। तो जार निकोलस ने ड्यूमा की सुनना बंद कर दिया था, ये पहला रीजन आप लिखोगे कि जार निकोलस वाज एन ऑटोक्रेसी वाज रनिंग, रसिया वाज ऑटोक्रेसी एंड द जार निकोलस वाज सब्जेक्टेड टू वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को हो या ये ड्यूमा को हो, इसकी ये सुनता नहीं था, ये खुद में फैसले लिया जा रहा था। फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन इकोनॉमिकल कंडीशन, रसिया की इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी वो सही नहीं थी। रसिया की इकोनॉमिकल कंडीशन उन दिनों बहुत खराब चल रही थी, इतना खराब चल रहा था कि प्राइस इतना बढ़ गया था कि लोगों का सैलरी जो है वो 20% तक घट गया, मतलब सैलरी की वैल्यू घट गई। जैसे कि अभी आपके पास अगर 100 रुपीज़ है, कल को आप 100 रुपीज़ में 20 रुपया स्कूल फी दे देते हो, कल को स्कूल फी अगर 40 रुपया हो जाता है तो आप कहोगे ना कहीं आपके सैलरी के जो सेविंग्स है उसी में ना घटोतरी आएगी, उसी में ना डिक्रीमेंट आएगा। तो रसिया में क्या हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट गुड इन रसिया एंड दिस अफेक्टेड द प्राइस ऑफ गुड एज वेल एज द सैलरी, जो 20% तक घटी हुई लग रही थी। और इससे क्या हुआ, वर्कर्स पार्टी, देखो गुड की प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के कारण गुस्सा बढ़ गया, ऐसे समझो, प्राइस बढ़ा के कारण गुस्सा बढ़ा, गुस्सा के कारण चेंज का डिमांड बढ़ गया, गुस्सा के कारण चेंज का डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ा गुस्सा बढ़ा, गुस्सा बढ़ा चेंज का डिमांड बढ़ा, चेंज का डिमांड बढ़ा तो ये वर्कर पार्टी में मेंबरशिप बढ़ा, और ये जितना भी वर्कर पार्टी है उसका पावर बढ़ गया, ये बोल्शेविक पार्टी का पावर बढ़ गया रसिया में जब ऐसे कंडीशंस आए। और आग में घी पड़ा हमारा संडे रेवोल्यूशन। देखो इसका एग्जांपल, हमें इस वर्कर पार्टी के पावर को हमने तब महसूस किया जब रसिया में पुटिव आयरन ब्लॉक एक जगह रसिया में है, वहां पे क्या हुआ, पुटिव आयरन फैक्ट्री है, ये फैक्ट आप याद कर लो, नॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने देते हैं, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट दैट इज रिटन इन एनसीईआरटी, ईच एंड एवरी वर्ड, इवन फुल स्टॉप्स। तो रसिया में जो वर्कर पार्टी है उसका पावर बढ़ गया और पावर बढ़ गया, और उस पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन हमको तब मिला जब पुटिव आयरन वर्क से 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया। 10,000 जो वर्कर थे तुरंत स्ट्राइक पर बैठ गए, भयंकर स्ट्राइक हुआ। वो लोग के और भी डिमांड्स थे, जैसे वर्क आवर रिडक्शन, प्राइस में थोड़ा आप सैलरी बढ़ाओ क्योंकि देखो मार्केट वैसे खराब चल रहा है, ऐसे कुछ डिमांड्स थे। तो ये हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिकल कंडीशन, ऑटोक्रेसी वाज द फर्स्ट रीजन ऑफ 1905 रेवोल्यूशन, द सेकेंड रीजन वाज द बैड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रसिया। ये 2 कारण वी हैव सीन। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के कारण हाउ इट अफेक्टेड द पावर ऑफ द वर्कर एसोसिएशन दैट वर रनिंग इन रसिया। ठीक है, अब देखो एक तो रसिया की कंडीशन ऐसी थी ही, इसमें आग में घी पड़ा फादर गैपोन के द्वारा।
फादर गैपोन ने आग में डाल दिया घी। एक्चुअली फादर गैपोन एक लीडर थे, ठीक है। 1905 रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। पहला तो ये दो रीजन है, ये आप याद रख लोगे। तीसरा रीजन है ब्लडी संडे। देखो 22 जनवरी को हुआ था ये इवेंट, याद कर लो, वो संडे था उस तारीख को, इसीलिए इसको ब्लडी संडे कहते हैं। और खून खराबा बहुत हुआ था तो ब्लडी आ गया, ब्लडी मैरी जैसे। तो ये इवेंट कब हुआ था? संडे को हुआ था, 22 जनवरी 1905 में हुआ था ये इवेंट। ये इवेंट के 3 मेन किरदार हैं। पहला 4 मेन किरदार हैं। पहला किरदार है इस इवेंट का हमारे फादर गैपोन। पहला मेन किरदार है इस इवेंट के हमारे फादर गैपोन, ठीक है। और दूसरा किरदार है उनके साथ जो लोग हैं, फादर गैपोन जो है उनके साथ करीब करीब 500 लोग के पोसेशन फादर गैपोन के साथ था। 400-500 लोग का, 400 से ज्यादा लोग फादर गैपोन के साथ थे, है ना। और गिव मी 1 मिनट, ठीक है। तो 1905 रेवोल्यूशन, पहला 400 से ज्यादा लोग, ठीक है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर था हमारा फादर गैपोन, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर था रसिया का राजा। रसिया का जो राजा था हमारा, रसियन क्राउन पहने हुए रसिया के राजा, ठीक है। ये रसिया के राजा कुछ अजीब सा बन गया, ये रसिया के राजा हैं, ठीक है। ये तीसरे कैरेक्टर थे। और चौथा कैरेक्टर था इनका पुलिस। इनके पास जो कैसो एक इनका स्पेशल पुलिस था और आर्मी तो थी ही, ठीक है। तो ये हुआ था कब? 22 जर्मनी को, जर्मनी करता हूँ यार, 22 जनवरी 1905 का वो दिन था। अब फादर गैपोन जो थे, देखो इस चीज को ऐसे समझो, आई थिंक ये बेटर तरीका होगा समझने का। इसलिए फादर गैपोन जो थे कब? ये 22 को हिसाब हुआ। इनके मन में चल रहा था प्रोटेस्ट, ये इनको डिमांड चाहिए थे और ये प्रोटेस्ट करने का इनको पूरा मन था। प्रोटेस्ट करने के लिए ये बढ़े विंटर पैलेस के। ये किंग जो था ये एक पैलेस में रहा करता था, उस पैलेस का नाम था विंटर पैलेस। किंग जिस पैलेस में रहता था उसका ही नाम था विंटर पैलेस। तो ये फादर गैपोन जो है ये विंटर पैलेस के तरफ बढ़े 22 जनवरी 1905 को। बढ़े तो बढ़े, इनके साथ ये अकेले नहीं थे, इनके साथ 400 लोग थे। फादर गैपोन अकेले नहीं थे, 400 लोग का पोसेशन था फादर गैपोन के साथ। राजा ने जब इनको आते हुए देखा तो राजा डर गया। राजा डर गया। राजा ने सोचा कि 400 लोग आ रहे हैं और राजा को लगा कि ये लोग इन पे अटैक करने आ रहे हैं। ये जो 400 लोग का पोसेशन लेके फादर गैपोन राजा के तरफ बढ़ रहे हैं। राजा ने बोला अरे ये लोग तो अटैक करने आ रहे हैं मुझ पे। तो राजा ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा। राजा ने बोला अपने, ये राजा का एक ब्लंडर मिस्टेक था जार निकोलस का। ये राजा कौन है? हमारा जार निकोलस ही है ऑब्वियसली। तो राजा ने इन्हें ऑर्डर दे दिया फायर करने को, ये जो है फायर करने को। तो इन्होंने फायर करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, है ना। किन पे? फादर गैपोन एंड टीम पे, ठीक। राजा खुश, राजा को लगा वह सॉल्यूशन मिल गया, राजा को लगा सॉल्यूशन मिल गया। और इस वॉर में क्या हुआ कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग वाउंडेड हो गए। ये जो राजा ने अटैक कर दिया इसका जो इफेक्ट है वो 300 से ज्यादा लोग वाउंडेड हुए, 100 से ज्यादा लोग इस वॉर में किल्ड हो गए। किसमें? तो यही है इंसिडेंट क्या? फादर गैपोन 400 से ज्यादा लोग को लेकर गए विंटर पैलेस प्रोटेस्ट करने के लिए। विंटर पैलेस में राजा ने जब इन्हें आते देखा तो राजा ने डर गया। राजा ने क्या किया? इन पे अटैक करवा दिया। अटैक राजा ने करवाया अपने कैसोक्स और आर्मी से। अटैक का ये परिणाम आया कि 300 लोग वांडेड और 100 लोग मारे गए और इससे पूरे वहां पे गुस्सा बढ़ गया था, ठीक है। लोगों ने यूनिवर्सिटीज को, देखो काउज समझ गया। अब रिजल्ट देखो, रेवोल्यूशन में इवेंट्स कुछ नहीं हुआ इसमें, लोग ने अब इवेंट्स देखो इस रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड समझा दिया, काउज समझा दिया, एटोक्रेसी, इकोनॉमिकल कंडीशन है, ब्लडी संडे। अब इवेंट्स समझना है। तो इवेंट्स ऐसे हुए कि पूरे कंट्री में स्ट्राइक होने लगा, यूनिवर्सिटीज वगैरह को क्लोज कर दिया गया। लोगों में अलग अलग जगह गुस्सा था, लोग अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जार निकोलस अब प्रेशर में था, ठीक है। तो अब रसिया में अब देखो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हमने काउज तो समझा, हमने उसका इवेंट भी समझा। ये यूनिवर्सिटी वगैरह को बाइकआउट कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे। तो जार निकोलस ने एक सॉल्यूशन थमाया। तो
तो जार निकोलस ने उसका सॉल्यूशन एक लॉलीपॉप समझा। जार निकोलस को मिला एक लॉलीपॉप। जैसे बच्चे रोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं। तो जार निकोलस ने वहां के जो सोसाइटी था उसको एक लॉलीपॉप दे दिया। ड्यूमा was a parliamentary body of France. Duma is a parliamentary body of Russia, and Tsar Nicholas gave Duma to the member of. हाँ, तो अब जार निकोलस, इसका हम लोग रिजल्ट बस देखेंगे और कंक्लूड करेंगे आज के वीडियो। ये जो रिजल्ट है, जार निकोलस ने क्या किया, देखो जार निकोलस को लॉलीपॉप थमाना था, तो जार निकोलस को लॉलीपॉप था ड्यूमा। एक ड्यूमा बना दिया जार निकोलस ने, बोला देखो भाई मैंने अब ड्यूमा बना दिया, ड्यूमा हमको असिस्ट करेगी, अब मैं ड्यूमा के अनुसार चलूंगा। ड्यूमा क्या है, पार्लियामेंट्री बॉडी, लोगों के द्वारा चुना गया। लेकिन इसमें एक ट्रिक था, जार निकोलस ने 75 डे के अंदर बोला देखो ये ड्यूमा सही नहीं है, ड्यूमा को बोला जो भागो यहां से। फिर जार निकोलस ने एक ड्यूमा बनाया, ड्यूमा 1 KGF 1 की तरह आया और 75 दिन में निकल गया। ड्यूमा 2 आया और 90 दिन में इसे भी KGF 2 की तरह निकाल दिया। ठीक है, हीरोपंती 1 की तरह ड्यूमा 1 आया, 75 दिन में निकल गया। हीरोपंती 2 की तरह ड्यूमा 2 आया, 90 डेज में निकल गया। और तीसरा ड्यूमा जो था वो एकदम धूम 3 निकला। तीसरा ड्यूमा जो था वो एकदम चलते रह गया, 5 साल का अपना पूरा टेन्योर पूरा किया। क्यों, जब पहले ड्यूमा को जार निकोलस ने लॉलीपॉप की तरह थमाया और टाइम आते ही डिसॉल्व उड़ा दिया, दूसरे ड्यूमा को भी बोला थमाया और उड़ा दिया, तीसरे को क्यों रहने दिया? पहले दो हीरोपंती 2 और तीसरा धूम था, इसीलिए। ऐसा नहीं है, तीसरा ड्यूमा इसीलिए टिका क्योंकि इट वाज पैक्ड ऑफ कंजर्वेटिव्स। ये कंजर्वेटिव्स जो थे वो भरे पड़े थे इसमें जार निकोलस के ही आदमी थे, तो जार निकोलस से क्या ही क्वेश्चन पूछते, इसीलिए जार निकोलस ने तीसरा ड्यूमा बनाया। तो 1805 रिवॉल्यूशन को ऐसे याद रखोगे, 1905 बैकग्राउंड आपको यही वर्कर पार्टी वगैरह बन गया, ये बैकग्राउंड आप समझना। आपने काउज समझा कि हमारा ऑटोक्रेसी, इकोनॉमिकल कंडीशन 20% तक वेजेस में जो घट गया था वो सॉरी। साथ ही साथ आप 1905 रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। और एज अ इवेंट्स आप समझोगे कि यूनिवर्सिटीज को क्लोज कर दिया गया, प्रोटेस्ट होने लगे, डिमांड्स होने लगे। और एज अ काउज आप देखो जार निकोलस ने 3 पिक्चरें निकाल दी, मतलब 3 ड्यूमा बनाया जार निकोलस ने। पहले को अंडर 75 डे डिसॉल्व किया, दूसरे को 90 डे डिसॉल्व किया और तीसरे को 5 साल चलने दिया। लेकिन ट्रिक कि तीसरा धूम 3 था, तीसरा जार निकोलस के लिए बहुत अच्छा ड्यूमा था। इट वॉज पैक्ड ऑफ कंजर्वेटिव। तो इसी के साथ 1905 रेवोल्यूशन क्लियर। आगे हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग अक्टूबर रेवोल्यूशन करके चैप्टर कंक्लूड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।